हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 27 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से अपील होगी कि अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आपका यही सपोर्ट, यही प्यार हमें चाहिए और यही प्यार हमें मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पंचायती राज और पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये होते क्या हैं? बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर आर्टिकल 40 आपको याद है, ये क्या था? डीपीएसपी, गांधीयन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव दिया गया स्टेट को? बेसिकली टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, एंड इनको आप दीजिए पावर्स प्लस फंक्शंस so that they can act as units of self government। तो इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 40 पे काफी ज्यादा फोकस था। भाई, गांधीयन प्रिंसिपल है। अब देखो, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये एक स्टेट लिस्ट आइटम है। स्टेट लिस्ट आइटम है। ओके, तो इनको स्टेट्स में स्टेब्लिश किया गया है थ्रू स्टेट लॉज। कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये स्टेट लिस्ट आइटम है, बट इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है किससे? 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, तो इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेब्लिश किया गया, जो भी स्टेट असेंबली है वो लॉ बनाएगी। ओके, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो मिलता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऑफ 1992। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, तो डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट करो इसमें, डिसीजन मेकिंग में, और यही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। ओके, तो दिस इज पंचायती राज। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, बिकॉज आर्टिकल 40 में था ये, तो बलवंत राय मेहता कमिटी को अपॉइंट किया गया था इन 1957 टू एग्जामिन कि किस तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? देखिए, जब आप पावर ट्रांसफर कर रहे हो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट विल बी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 में इनको अपॉइंट किया गया और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। मतलब 3 लेवल्स होने चाहिए। सबसे पहला, विलेज के लेवल पे ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ओके, देन ब्लॉक लेवल पे उससे ऊपर पंचायत समिति होनी चाहिए, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला परिषद होनी चाहिए। तो ये 3 टियर सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किया था और इन डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये इनका सजेशन था, इनकी रिकमेंडेशन थी। इसको एक्सेप्ट किया गया रिकमेंडेशन को, बट उस समय यह मानना था कि हम कोई रिजिड पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनकी लोकल कंडीशन भी डिफरेंट है। ओके, तो अपने हिसाब से स्टेट स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फिर 1959 में राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट
जिसने स्टेब्लिश किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 59। एंड उसके बाद जो बाकी स्टेट्स थे वो भी स्टेब्लिश करने लगे। बट इशू क्या था? इशू ये था कि काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे कंपोजिशन को लेके, इलेक्शंस को लेके, टेन्योर को लेके, फंड्स को लेके, फंक्शंस को लेके, पावर्स को लेके, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी गई थी। तो फिर 1960 ऑनवर्ड्स कमिटीज को स्टैब्लिश किया टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। और ये जो इवोल्यूशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अशोक मेहता कमिटी 1977 में अपॉइंट किया गया टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री। ओके, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि भाई 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए। जो पहले बात हुई थी इसको आप रिप्लेस कर दो बाय 2 टीयर सिस्टम। तो मतलब 2 ही लेवल होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद एंड मंडल पंचायत, समझ लो कि ब्लॉक लेवल पे ग्रुप ऑफ विलेज के लिए। तो ये 2 लेवल होने चाहिए एंड इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो दिस वाज अशोक मेहता कमिटी जिनकी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद देखिए 1985 में जीवी के राव कमेटी आती है, 86 में LM सिंघवी कमेटी आती है, इंपॉर्टेंट है। तो इस कमेटी ने क्या कहा कि सबसे पहली बात तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन आपको देना होगा, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए एंड ग्राम सभा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए बिकॉज ये डायरेक्टली किसको सिग्निफाई करता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। तो देखिए इंडिया में अगर कोई एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वो क्या है? ग्राम सभा। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राम के जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग। ओके, सो ग्राम सभा इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दिस वाज LM सिंघवी कमिटी 1986। उसके बाद 88 में आती है ठंगन कमिटी। इन्होंने क्या कहा? भाई कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो पंचायत को, 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए, रिजर्वेशन भी होना चाहिए, वुमेन का रिजर्वेशन भी होना चाहिए और स्टेट फाइनेंस कमीशन आप सेटअप करो ताकि कितने फंड्स आप दे रहे हो वो डिसाइड किए जा सकें। तो दिस वाज 1988। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन इज गडगिल कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई गडगिल कमेटी ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप दीजिए, 3 टीयर सिस्टम बनाइए, इनका टर्म फिक्स होगा 5 इयर्स का। तो वो जितने भी इश्यूज थे ना बेसिकली उनका सोल्यूशन यहां पे दिया जा रहा था। ठीक है, देन मेंबर्स ऑफ पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। देखो मेंबर्स होंगे और चेयरपर्सन होते हैं, तो मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे हो रहा है। देन SC ST वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगा। ठीक है, देन पंचायती राज बॉडीज उनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए जो लोग ग्राउंड पर रहते हैं उनको पता है कि उनकी नीड्स क्या हैं, तो अगर वही प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि जो नीड है वो आप कैटर कर रहे हो। ओके, इसके बाद उनको पावर मिलनी चाहिए टैक्स लेवी करने की, कलेक्ट करने की और अप्रोप्रिएट मींस खर्च करने की। ठीक है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाइए, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाइए फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत। देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाता है, म्यूनिसिपैलिटी के नहीं करवाता है, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, तो भाई ये जो गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन थी दिस बिकेम द बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग एंड अमेंडमेंट बिल। और फिर जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी वो अमेंडमेंट बिल लेके आती है बट वो पास नहीं होता है। और फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे ये बिल पास हो जाता है एंड उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है पंचायत को। सो दिस वाज 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड थ्रू दिस एक्ट
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ओके, बाय दिस अमेंडमेंट एक नया पार्ट ऐड होता है, पार्ट 9 द पंचायत। आर्टिकल नंबर 243 टू 243 ओ एक नया शेड्यूल ऐड होता है, 11th शेड्यूल, और इसमें 29 फंक्शनल आइटम दिए गए थे कि भाई इस पे आप काम कर सकते हो, 29 फंक्शनल आइटम्स। ओके, अब देखो, थ्रू दिस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज गिवन टू पीआरआई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह है कि नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कि जो लिखा हुआ है आपको फॉलो करना पड़ेगा, टू अडॉप्ट द न्यू पंचायती राज सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट अब उनकी ड्यूटी है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके प्रोविजंस को आपको फॉलो करना है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मींस अब ये जस्टिसिएबल पार्ट बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, दिस इज सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यही क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज किसका एग्जाम्पल है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। ओके, इट ट्रांसफर्स द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो इन द डिसीजन मेकिंग। ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड। और अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्ट है इसमें क्या प्रोविजंस हैं, उनको समझेंगे और उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब देखो, ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था इसमें प्रोविजंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होंगे कंपलसरी, एक होंगे वॉलंटरी। तो जो कंपलसरी है वो इंक्लूडेड इन स्टेट लॉज क्रिएटिंग द न्यू पंचायती राज सिस्टम, वो आपको जो है इंप्लीमेंट करने ही होंगे। जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं बेसिकली ये स्टेट का डिस्क्रिशन है, आप चाहो तो इंक्लूड करो, आप चाहो तो इंक्लूड मत करो। ओके, पर देखिए, आप देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं लाइक पावर, फंक्शंस, फंड, फंक्शनरीज, वो सब क्या है? वॉलंटरी है। तो कहने को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, बट आज भी रियल पावर्स इनके पास नहीं है, क्योंकि ये वॉलंटरी प्रोविजंस है और ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको पावर दे रही है या नहीं दे रही है। और देखिए, कौन गवर्नमेंट चाहेगी कि मेरी पावर कम हो? कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा इश्यू है पंचायत के साथ कि इनके पास ना तो फंड्स हैं, ना फंक्शंस हैं, और ना ही फंक्शनरीज हैं। यह क्वेश्चन भी आ सकता है इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि क्या इशू फेस किया जाता है। ओके, अब देखो, सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है ग्राम सभा को लेके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने बात की थी। तो इट इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, इट इज द फाउंडेशन। ये क्वेश्चन आता है भाई, ग्राम सभा होती क्या है? अ बॉडी consisting of persons registered in the electoral roll of a village। देखो, ये सिंगल विलेज होना जरूरी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है। विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। तो ये होती है ग्राम सभा, ठीक है। अब देखो, इनके पास क्या पावर्स होंगी, क्या इनके फंक्शंस होंगे? तो द वर्ड इज मे, मीन्स स्टेट की विल पे डिपेंड करता है। तो मे एक्सरसाइज सच पावर्स, परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। तो ये उनकी विल पे, उनके डिस्कशन पे होता है। ओके, दिस इज ग्राम सभा। अब देखो, ये सेकेंड प्रोविजन क्या है कि 3 टियर सिस्टम होगा इन एवरी स्टेट, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 टियर सिस्टम होगा, बट यहां पे एक एक्सेप्शन है कि स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वहां पे
इंटरमीडिएट लेवल नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज एक्सेप्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे पंचायत, विलेज, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, ये जो वर्ड्स यूज किए हैं इनका मतलब क्या है ये भी बताया गया है। तो ये पंचायत क्या होंगी? इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज। विलेज क्या होगा? स्पेसिफाइड बाय गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक सिंगल विलेज भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकते हैं। ओके, इंटरमीडिएट लेवल क्या होगा? बिटवीन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, एंड गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन जो है स्पेसिफाई करेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गवर्नर को यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। तो देखिए ये जो 3 लेवल हैं, डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल, देन विलेज लेवल, तो हर लेवल पे मेंबर्स भी होंगे और फिर चेयरपर्सन भी होंगे। तो इनका इलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये जो मेंबर्स है ना, ये इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मेंबर्स है उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसके अलावा देखिए चेयरमैन एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, शेल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एंड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करेंगे आपस में से ही। ओके, बट ये किसके लिए है? जो ऊपर के 2 लेवल हैं, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो भाई जो विलेज लेवल है उसमें क्या होगा? चेयरमैन ऑफ ए पंचायत एट विलेज लेवल शेल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एज स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन। तो ये स्टेट असेंबली डिटरमाइन करेगी कि भाई किस तरह से होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको घुमाया जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको ना फोकस्ड रहना पड़ेगा। अब देखो, द चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एंड अदर मेंबर्स ऑफ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ पंचायत। तो उनके पास वोट देने का राइट होगा इन द मीटिंग्स ऑफ पंचायत। ओके, अब आता है रिजर्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखिए जो SC ST हैं, जो वुमेन है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया, SC ST जो कम्युनिटी है इनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी इन एवरी पंचायत, ठीक है, इन एवरी पंचायत इनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी। स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट विलेज और एनी अदर लेवल फॉर SC ST। तो देखिए SC ST जो कम्युनिटी है तो उनके लिए चेयरपर्सन के ऑफिस का रिजर्वेशन ये स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा एटलीस्ट 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी फॉर वुमेन। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST। ओके, तो एटलीस्ट से देखिए ये मैक्सिमम नहीं है, आप भले 50% दे दो चलेगा, ठीक है। सो नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन रिजर्व्ड है। ओके, इसके अलावा देखिए नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एट ईच लेवल शेल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए जो चेयरपर्सन है वहां पे भी रिजर्वेशन है, नॉट लेस देन 1/3। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था। और हम डिमांड ये भी करते हैं कि जो स्टेट असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, वहां पे भी वुमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, जिस तरह से यहां पे दिया गया है। ओके, अब देखो जहां तक बैकवर्ड क्लासेस की बात है तो ये डिपेंड करता है स्टेट असेंबली के ऊपर टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत। और जो चेयरपर्सन के ऑफिस होंगे
इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये स्टेट जो असेंबली है वो डिसाइड कर सकती है। तो दिस इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ओके, अब देखो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज वहां पे कोई एससी नहीं है, वहां पे पूरा इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, भाई 5 साल की टर्म होगी। ओके, ये फिक्स कर दिया, बट इससे पहले भी आप डिजोल्व हो सकते हो। ओके, तो उस केस में क्या होगा, देखिए फ्रेश इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शैल बी कंप्लीटेड। तो अगर 5 साल का टर्म है तो उससे पहले ही हो जाने चाहिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 years। बट मान लो आप पहले डिजोल्व हो गए, तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 month, तो विद इन 6 month इलेक्शन करवाने होंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। तो भाई आपको 6 month में इलेक्शन करवाने हैं, बट मान लो जो रिमाइंडर पीरियड है वो 6 महीने से कम है। मान लो कि दिस इज 0, दिस इज 5 year, है ना, एंड मान लो कि 4 year और 8 months हो गए और आपने डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो रिमाइंडर पीरियड क्या बचा, 4 महीने का बचा, 4 months। तो अगर रिमाइंडर पीरियड 6 महीने से कम है तब इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, वेट कर लो, 5 साल बाद ही करवाना। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात देखो क्या है कि अगर आपका प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हुआ है तो जो नई पंचायत आएगी उसका टर्म क्या होगा, उसका टर्म होगा रिमाइंडर पीरियड। ओके, ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो अगर मान लीजिए जैसे ये 2 years हैं और 2 years में पंचायत डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन हुए, तो जो नई पंचायत बनेगी वो केवल 3 years के लिए बनेगी। ओके, वो केवल 3 years के लिए बनेगी। सो दिस इज रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्क्वालिफिकेशन। भाई इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ for the time being in force for the purpose of election to the legislature of the state concerned, तो किसी लॉ में अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो, स्टेट असेंबली ने कोई लॉ बनाया हुआ है उसमें आप डिस्क्वालिफाइड हो, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ओके, अब देखो यहां पे जो मिनिमम एज है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो क्या है, 21 years, 25 नहीं है, यहां पे 21 years है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 21 years ये एज यहां पे मेंशन की हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रेफर्ड टू सच अथॉरिटी एज स्टेट असेंबली डिटरमाइंस। तो अगेन स्टेट असेंबली डिटरमाइन करेगी कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वो क्वेश्चंस किस अथॉरिटी को रेफर करना है, तो इसको फिक्स नहीं किया गया है। ओके, अब आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनके इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर विल अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ओके, और जो उनकी सर्विस कंडीशन होंगी, टेन्योर होगा, वो भी गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। ऑलराइट, देन शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट इन मैनर ऑन द ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी तरह से हटाया जाएगा जिस तरह से आप स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हो। ओके, एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। पर्पस क्या है, इंडिपेंडेंस। ओके, इसके अलावा देखिए द स्टेट लेजिस्लेचर may make provision with respect to all matters relating to election to the पंचायत। तो अगेन ये पावर स्टेट असेंबली के पास है। तो देखिए आप इस चीज को नोट करते रहना, कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
अगला टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बट इस पे सबसे कम ध्यान दिया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, पावर्स एंड फंक्शन। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर में, नॉट शेल, इट इज में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, गिव पंचायत सच पावर ऑथोरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या पावर देना है, क्या फंक्शंस आपको देना है, ये स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। प्लान्स बनाइए, इंप्लीमेंट करिए, ये सब पावर्स आपको दी जा सकती हैं। ओके, इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशन टू 29 मैटर्स जो कि हमें 11 शेड्यूल में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस की। भाई, गवर्नेंस के लिए आपको क्या चाहिए? भाई, एक तो पैसा चाहिए, फंड्स आपको चाहिए, कुछ फंक्शंस होने चाहिए, कहाँ पे आपको फंक्शन करना है, एंड स्टाफ आपके पास चाहिए। तो एक तो हमने देख लिया, अब फाइनेंस देख लेते हैं। भाई, पैसा कहाँ से आएगा? तो स्टेट लेजिस्लेचर में, अगेन द वर्ड इज में, नॉट शैल। ओके, में। तो भाई क्या कर सकते हो? ऑथोराइज अ पंचायत कि आप खुद से टैक्स लेवी कर लो, कलेक्ट कर लो, उसको यूज भी कर लो, बट पंचायत इतनी एक्सपर्ट नहीं होती हैं। ओके, असाइन टू अ पंचायत टैक्स लेवीड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। भाई, हमने इतना टैक्स कलेक्ट किया है, इतना तुम रख लो। देन आप ग्रांट इन एड दे सकते हो, कुछ पैसा आपने ग्रांट कर दिया फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, या फिर प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत। तो ये स्टेट असेंबली कर सकती है, बट अगेन दिस इज वॉलंटरी प्रोविजन, दिस इज नॉट मैंडेटरी प्रोविजन। ऑलराइट, फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश कर सकते हो, शेल आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। कौन करेगा? गवर्नर। तो आफ्टर एवरी 5 ईयर गवर्नर को फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। ओके, एंड दिस फाइनेंस कमीशन शेल मेक फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू गवर्नर। भाई, क्या रिकमेंड करोगे? कि द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न। हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ फंड्स दे सकती है, तो किस बेसिस पे देगी, कितना फंड देगी? तो द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस लेविड बाय द स्टेट एंड अलोकेशन ऑफ शेयर्स अमंग द पंचायत एट ऑल द लेवल्स। तो कितना पैसा देना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। ठीक है, देन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस दैट मे बी असाइन टू पंचायत। ओके, एंड ग्रांट इन एड, कितना पैसा आप दोगे, तो उस सब का जो प्रिंसिपल है ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। ओके, देन पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? ओके, एंड एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द गवर्नर। तो कुछ भी आपसे करवा सकते हैं। ओके, अब देखो, द स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड फॉर कंपोजिशन ऑफ कमीशन। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये स्टेट असेंबली प्रोवाइड करेगी। ओके, एंड ये जो भी रिकमेंडेशन होती है कमीशन की, गवर्नर शेल प्लेस दोज रिकमेंडेशन अलोंग विद एक्शन टेकन बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब देखो, एक और इसमें आता है प्रोविजन जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, शेल ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ताकि जो पंचायत के रिसोर्सेज हैं आप उसको सप्लीमेंट कर सको। और यहां पे जो फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट की रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। ओके, तो दिस इज फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आगे देखेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड दिस इज स्टेट फाइनेंस कमीशन। आगे बढ़ते हैं, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। देखिए, अगेन दिस इज वॉलंटरी प्रोविजन, स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस with respect to maintenance of accounts by पंचायत and their audit. Application to UT, देखो ये जो प्रोविजंस है ये यूटी के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड प्रेसिडेंट में डायरेक्ट दैट इनमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर लीजिए, कुछ एक्सेप्शन कर सकते हैं आप, तो ये प्रेसिडेंट की पावर होती है फॉर यूटी।
बिकॉज यूटीज आर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। अब देखो ये जो प्रोविजंस हैं ये कुछ कुछ एरियाज पे अप्लाई नहीं होते हैं, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, जो शेड्यूल एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं। बट इनके लिए पार्लियामेंट में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट विद सर्टन एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। और यहां पे हम बात करते हैं पैसा एक्ट की, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट ऑफ 1996, जो 5th शेड्यूल एरिया है वहां पे इनको एक्सटेंड किया गया है। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। देखो ये जो एक्ट है ये कोर्ट्स का इंटरफेरेंस बार करता है, मना करता है इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत। तो किसके पास पावर है? पावर है स्टेट असेंबली के पास, ठीक है। नो इलेक्शन टू एनी पंचायत इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पेटिशन। किसको प्रेजेंट करोगे? ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। ओके, तो अगेन उनके पास पावर हो गई। एक प्रोविजन और आता है, दैट इज वॉलंटरी प्रोविजन, की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट असेंबली इन द पंचायत एट डिफरेंट लेवल्स फॉलिंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, तो इनको आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, बट दिस इज अ वॉलंटरी प्रोविजन। आप नहीं भी दो, क्या फर्क पड़ता है ना। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं पैसा एक्ट ऑफ 1996। देखो हमने देखा था जो 5th शेड्यूल एरिया है वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, बट जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एग्जेम्पशंस। तो पैसा एक्ट जो है यहाँ पे लाया गया है। तो अभी देखा जाए तो 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें 5th शेड्यूल एरिया देखने को मिलता है। बेसिकली आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे पैसा जो एक्ट है वो रहेगा, वैलिड रहेगा, इनके लिए बनाया गया है। तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई पैसा, पंचायती राज, तो भाई यहाँ पे शेड्यूल एरियाज है, उनकी लोकल ट्रेडिशंस होती हैं, कस्टम्स होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। इसीलिए पैसा एक्ट बनाया गया है, ठीक है, टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर बल्क ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, टू हैव विलेज गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड ग्राम सभा इज द न्यूक्लियस। यहाँ पे ग्राम सभा इज अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, ताकि अपने हिसाब से डिसाइड करो कि क्या करना है। ओके, देन टू इवॉल्व अ सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, मीन जो गवर्नेंस मॉडल होगा वो कंसिस्टेंट होगा विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कस्टम्स वगैरह, ताकि जो यूनिकनेस है आपके कल्चर की वो बनी रहे। टू सेफगार्ड, प्रिजर्व ट्रेडिशन, कस्टम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। एंड to prevent panchayat at the higher level from assuming the powers authority of panchayat at the lower level of gram sabha, because gram sabha is the nucleus. तो these are the objectives of this act। देखो क्या लिखा हुआ है इस एक्ट में, वो देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं। कोई भी स्टेट लॉ जो होगा ना ऑन पंचायत इन द शेड्यूल एरियाज, दैट लॉ शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द कस्टम, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन वगैरह, ठीक है, तो उनके साथ अलाइंड होना चाहिए, ठीक है, स्टेट लॉ ऑन द पंचायत इन द शेड्यूल्ड एरियाज। ओके, विलेज का मतलब क्या होगा? हैबिटेशन, ग्रुप ऑफ हैबिटेशन, हैमलेट, जहां पे कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं, तो ग्रुप भी हो सकता है, कोई सिंगल विलेज हो जरूरी नहीं, ग्रुपिंग भी हो सकती है। अब देखो हर विलेज में ग्राम सभा होगी, ठीक है, इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, तो वो सब लोग इसमें होंगे ग्राम सभा में। यहाँ पे देखिए पूरा फोकस ग्राम सभा के ऊपर है, ठीक है। एवरी ग्राम सभा शेल बी कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड, प्रिजर्व द ट्रेडिशन, कस्टम, आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड कस्टम्स। तो काफी पावरफुल बनाया गया है ग्राम सभा को। अब देखो ये जो ग्राम सभा है ये प्लान्स को अप्रूव करेगी, प्रोग्राम्स को अप्रूव करेगी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने का काम किसका होगा? ग्राम सभा का होगा, बिकॉज उनको पता है कि उनके विलेज में कौन किस कैटेगरी में आता है। अंडर पॉवर्टी एलिविएशन एंड अदर प्रोग्राम्स। इसके अलावा एवरी पंचायत एट द विलेज लेवल
shall require to obtain certificate of utilization of funds from ग्राम सभा। ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हो कि ग्राम सभा को बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस दिया गया है। यहाँ पे भी रिजर्वेशन होगा फॉर इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स shall not be less than 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो 50% कम से कम इतना रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, देन ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल द लेवल्स वो रिजर्व की गई है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्हीं का एक्ट है। ठीक है, इसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो नॉमिनेट सच शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, बट ये जो नॉमिनेशन है शेल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इन दैट पंचायत। तो 1/10 से ज्यादा नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉमिनेशन अलाउड है कि नहीं है। डेफिनेटली अलाउड है, बट 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो ग्राम सभा है, ठीक है, और जो पंचायत है, शेल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग लैंड एक्विजिशन इन द शेड्यूल्ड एरिया फॉर डेवलपमेंट। तो भाई यहां पे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? स्टेट लेवल से वो कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, देन प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज इन द शेड्यूल्ड एरिया शेल बी इंटरेस्टेड टू पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है, आप खुद से करिए, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। देन रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा और पंचायत शेल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर मिनरल्स। तो देखिए, माइनर मिनरल्स, देखिए जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आप ही लोग डिसाइड करो। तो आपकी जो रिकमेंडेशन है वो चाहिए होगी, मैंडेटरी होगी। ओके, तो ये सब दिया गया है पैसा एक्ट में। अब देखो, ये भी क्वेश्चंस आता है कि क्या चैलेंजेस हैं जो पीआरआई फेस करती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ना तो फंड्स हैं, ना फंक्शंस हैं, और ना ही फंक्शनरीज हैं। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है उनका एक्सेसिव कंट्रोल होता है। बहुत सारी पैरेलल बॉडीज बना दी जाती हैं विद सिमिलर फंक्शंस, ओवरलैपिंग हो जाती हैं। तो मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, आप कह सकते हो कि दिस इज रिवॉल्यूशन टाइप, है ना, नॉट डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज पावर्स आपको दी ही नहीं गई है। ठीक है, एंड दूसरी बात, एक्सपर्टीज होती नहीं है तो आप टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास एडिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती हैं उनको कभी एक्सेप्ट किया जाता है, कभी नहीं किया जाता, 50-50% कर लिया जाएगा, मतलब पार्शियल। ओके, देन स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। ग्राम सभा के क्या फंक्शंस होंगे सही से बताए नहीं गए हैं, तो उनको एम्पावर नहीं किया गया है। ओके, देन जो पंचायत का जो साइज है वो फिक्स नहीं है, तो साइज नहीं बताया गया है कि भाई क्या साइज होगा। ठीक है, देन अपना स्टाफ आप रिक्रूट नहीं कर सकते हो। ओके, इसके अलावा देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होता है। जो एमपी एमएलए होते हैं इनका बहुत ज्यादा डोमिनेशन होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका डोमिनेशन होता है। बात वही है कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि उनकी पावर खत्म हो, है ना, या कम हो। सो दीज आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पीआरआई। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है यहीं पे एंड होता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। काफ़ी कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो मैंने देने की कोशिश की है आपको। एंड देखिए, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं देख रहा था कि इन कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज कब आएंगे? बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, बस पॉलिटी एंड हो जाए
उसके बाद PYQ का पूरा मैराथन सेशन हम लोग अपलोड कर देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। ओके, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो बस पॉलिटी एंड हो जाने दीजिए, उसके बाद ये वीडियो आ जाएगा। ओके, सो विद दिस लेट्स कंक्लूड। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।